वेलकम टू एग्ज़ाम मार्गदर्शन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जितना से ज़्यादा अधिक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और जितना से अधिक हो सके शेयर करिए। चलिए चालू करते हैं। ये मेरा पार्ट 3 है, डे 2 का पार्ट 2 और फ्रिक्शन चैप्टर्स है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स अपोजिज, जब किसी वस्तु के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, है ना, उसमें जो फोर्स जो अपोज करता है, फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द बॉडी। अगर एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये है, एक बॉडी में मोशन हो रहा है, अगर दूसरे बॉडी में, दोनों बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसको जो अपोज करता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ये मानते हैं ये बॉडी है, ये बॉडी है और दूसरा बॉडी ये है। इस बॉडी अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इसमें अगर पता करें कि इसमें इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आपको पता करना है तो आपको क्या करना होगा, ये इसका रिलेटिव मोशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा। तो कैसे निकालिएगा, तो इसको आप रोक दीजिएगा। तो इसको रोकने के लिए अगर इधर फोर्स लगा दीजिएगा, इसमें इधर फोर्स लगा दिए, ठीक है। अब ये इधर मूव करने लगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हो इधर आगे लग जाएगा। तो देख चुके हैं आप कि इसमें अगर ये ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तो इस पर अगर ये आगे मूव कर रहा है तो इसमें इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे लगेगा, लेकिन इस पर जो है आगे लगेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव कंसेप्ट की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शन, वो बात करते हैं। फ्रिक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक होता है, दूसरा किनेटिक होता है। स्टैटिक जब वस्तु स्थिर रहता है, रुका रहता है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशंस, मतलब दो वस्तु के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, वस्तु स्थिर है, उस समय जो फोर्स लगा उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर बहुत बार पूछा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह का होता है, तो सेल्फ एडजस्टिंग, वो एक दूसरे को सेल्फ एडजस्ट करता है, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक एक समय आएगा जान रहे ना, जब वस्तु मूव करने को होगा, स्लाइड करने को होगा, उस समय जो फोर्स होता है उससे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। जब वस्तु जो होता है एकदम स्लाइड करने का कगार पर है, उस समय जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। किनेटिक फ्रिक्शन जब वस्तु जो होता है एक रिलेटिव मोशन होता है दो वस्तु बीच में, उसे बोलते हैं, उसमें जो होता है फ्रिक्शन होता है वो बोलते हैं किनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन व्हेन एक्ट्स व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर जो होता है स्लाइड कर रहा है, तो उस समय जो होता है जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं किनेटिक फ्रिक्शन। और किनेटिक फ्रिक्शन जो होता है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो होता है लिमिटिंग को से पार किया तभी किनेटिक में पार आया, तो लिमिटिंग से जैसे ही पार आता है उसका जो फ्रिक्शन जो होता है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु अगर मानते हैं कि वो स्थिर है, रखा हुआ है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, वो एक एडजस्ट करके रखा है, लेकिन वो आगे मूव कर रहा है, तो उसको वो आगे मूव कर रहा है, तो आगे मूव किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है, तो उसमें जो होता है ये फ्रिक्शन कम हो गया है, इसलिए ही आगे मूव कर रहा है, इसलिए ये जो होता है कम हो जाता है। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। उससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जो होता है किनेटिक फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो किनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एक एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। म्यू जो होता है वो रफनेस के लिए यूज करते हैं, जो म्यू यूज करते हैं जो सरफेस का एक प्रॉपर्टीज है, और एन जो होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। जैसे अगर ये कोई वस्तु हो गया तो ये जो होता है उसमें नॉर्मल होता है। दूसरा जो होता है ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है रिलेटिव स्पीड्स। अगर दो वस्तु भी जो वस्तु ये है दूसरा वस्तु ये है, दोनों बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटीज है, अगर दूसरा इधर मूव कर रहा है, ये v1 है ये v2 है, दोनों बीच में रिलेटिव जो मोशंस है उसके इंडिपेंडेंट होता है, उससे इसको कोई लेन देन नहीं होता है, उससे कोई इसके लिए इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा जो है एफ डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द नेचर ऑफ सरफेस। म्यू जो होता है बताया कि म्यू जो होता है वो होता है नेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है म्यू से कि वो नेचर पर डिपेंड करता है। और आपको मेन चीज़ जो याद रखना है जो कि वो होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, उस पर जो होता है वो किनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन जो
वस्तु एक दूसरे को रोल, एक जब जैसे चक्का पहिया घूम रहा है उस समय जो नीचे फ्रिक्शन लग रहा है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको इस रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है किनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो आपको फाइनली एक रिजल्ट निकला कि सबसे अधिक जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद होता है किनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको ध्यान रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो प्रकार का फोर्स होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है। अगर वो सर्कल में अगर पहिया घूम रहा है उसमें जो सेंटर से कोई भी सर्कल में घूम रहा है उसका उसमें जो होता है उसमें दो प्रकार का फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अंतर इतने हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है सेंटर से बाहर लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो अगर ये सर्कल है, सर्कल में अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स सेंटर की ओर लगता है, और ये वस्तु अगर मानते हैं इधर भी वेलोसिटी मूव कर रहा था, ये दोनों बीच में जो होता है एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ध्यान रखना है कि दोनों बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और ए इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। एग्जाम्पल्स बात करते हैं। एग्जाम्पल होता है स्टोन, अगर स्टोन है एक चक्का, स्टोन रस्सी में बांध कर घुमाते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है वो मूव करता है इसलिए क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वजह से मूव करता है। अगर ये हमारे जो प्लैनेट्स जो होता है, प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे अर्थ भी जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है, अर्थ में एक प्लैनेट है, तो उसको क्यों होता है, वो जो होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ जो होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन, जो सन जो होता है उस ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट करता है, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ओर लगाता है। या जो है मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, क्यों, क्योंकि एक अट्रैक्शन की वजह से, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की ओर लगता है इसकी वजह से। ठीक है। रोड, बैंकिंग और रोड जो होता है एक जो होता है जैसे ही रोड मुड़ता है वहाँ एक साइड होता है थोड़ा सा ऊंचा बनाया रहता है, क्यों, क्योंकि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगे ताकि व्यक्ति जो है गिर नहीं पाए। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है सेंटर से बाहर लगता है, और ये काल्पनिक फोर्स है, ऐसा माना जाता है। स्यूडो फोर्स और इनर्शियल फोर्स होते हैं, काल्पनिक फोर्स होता है जो कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स पर होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है इसका बाहर की ओर होता है। और एक दूसरा जहाँ पे स्यूडो एंड इनर्शियल फोर्स है, एक काल्पनिक फोर्स है। ठीक है। इसका एग्जांपल्स होता है, इस जो प्रिंसिपल वर्क करता है, जो भी हमारा जो मशीन है वर्क करता है, वो क्रीन सेपरेटर जो एक मशीन है जो कि वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, जो होता है सेंट्रीफ्यूगल ड्राइवर जो होता है वो वर्क करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो ध्यान रखना है कि फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ आर्म जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर कोई एक्सिस ये अगर कोई भी वस्तु इधर घूम रहा है तो इसमें जो फोर्स जिधर लगा उसके अलॉन्ग डायरेक्शन हुआ, दोनों को जो अगर हम मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो अगर कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच इंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। अब कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी अगर वस्तु है, उसका जो होता है नेट वेट किसी एक पॉइंट पर अगर हम एलोकेट करके वहाँ से जो हम लगाते हैं नीचे फोर्स वेट दिखाते हैं, वो जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब किसी भी वस्तु, कोई भी किसी भी शेप है, उसका सारा वजन को किसी एक पॉइंट पर आप कॉन्सेंट्रेट कर दिए और बता दें कि हाँ सारा नेट बॉडी का जो होता है यहाँ पर लोकेटेड है, तो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट, ये पॉइंट होता है थ्रू विच द इंटायर वेट द बॉडी एक्ट। इंटायर बॉडी जो होता है वेट जो वहाँ से एक्ट करे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम जो होता है अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसे हम स्टैटिक बोलते हैं। बॉडी अगर मोशन में है तो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है वो कंडीशन ये होता है कि उसको जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है मिनिमम हाइट पर होना चाहिए, और वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी पास थ्रू द बॉडी। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तीनों में डिफरेंस बताते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो नज़दीक लाई करता है। जैसे हम देख चुके हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो मिनिमम हाइट पर लाई होना चाहिए। जैसे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसमें यहाँ पर ये सरफेस है तो सरफेस से मिनिमम हाइट पर लाई किया, मतलब बहुत नज़दीक। यहाँ सरफेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर मतलब करीब यहाँ पर लाई कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पर लाई कर रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर जो होता है एकदम इक्वल हाइट पर लाई करता है, मतलब कोई भी इसको मतलब नहीं है। जैसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऑन द साइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और दूसरी चीज़ है कि इसमें ध्यान रखना है कि स्टेबल कैसे पता करेगा स्टेबल है अनस्टेबल है
न्यूट्रल है। तो अगर आप ये इस वस्तु को थोड़ा सा भी, अगर किसी वस्तु को डिस्प्लेस करते हैं, अगर इस वस्तु को तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, अगर वो अपना जो भी इनिशियल पोजीशन था उस पोजीशन में अगर रिटर्न बैक हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर वो रिटर्न बैक नहीं हो पाता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर वो उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसमें से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जैसे इसमें है, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी आप डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो इसका जो इधर ऊपर जो है बहुत ही मतलब वेट उसका कम है, तो वो फिर रिटर्न बैक कभी आएगा ही नहीं, तो रिटर्न बैक तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास या नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, ऊपर थोड़ा सा डिस्प्लेस करिएगा तो आ जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पर सारा वेट ऊपर है, यहाँ पर नीचे वेट कम है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करिएगा तो जो होता है वो कभी रिटर्न बैक नहीं आएगा, तो इसलिए जो अनस्टेबल हो गया। और तीसरा जो है न्यूट्रल है, इसको यहाँ पर सेंटर ग्रेविटी है, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर देगा तो वो उससे कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको ध्यान रखना है तीन चीज़ की, तीन में अंतर क्या है कि इसको अगर स्टेबल में अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिएगा तो रिटर्न बैक हो जाएगा, अनस्टेबल में डिस्प्लेस करने पर रिटर्न बैक नहीं होगा, और न्यूट्रल में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे पॉइंट आपको ध्यान रखना कि स्टेबल अगर रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो नियर लाई करेगा, अनस्टेबल रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो दूर लाई करेगा और हाईएस्ट पोजीशन लाई करेगा। और न्यूट्रल रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सेम हाइट पर रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर जितना हो सके करिए, और लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।